नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का 3 दिवसीय विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो गया है। सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का कार्य पहले ही कर दिया था। वहीं सीएम सैनी ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेगा। प्रदेश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इसमें पहले जो है वो कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चला है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है और उन्होंने फैसला करना है। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। सर, ज्यादातर चाहते हैं कि आप ही बने नेता प्रतिपक्ष। ज्यादा विधायक आपके पक्ष में, सर फिर भी दिक्कत हो रही है नाम का। कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा। केंद्र सरकार ने देश में 1 जनवरी से 16वीं जनगणना कराने की बात कही है। इससे पहले ये जनगणना साल 2021 में कराई जानी थी, लेकिन कोविड 2019 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण घर सूचीकरण और दूसरा चरण जनसंख्या गणना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस आयोजन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जनगणना का काम पूरा होने तक जिला, तहसील और कस्बों के स्तर की प्रशासनिक सीमाओं में भी बदलाव पर रोक लगा दी है और इसकी अधिसूचना राज्यपाल ने जारी की है। डीसी कार्यालय में कार्यरत और रिटायर्ड फौजी राजकुमार द्वारा सुसाइड करने के मामले में परिजन और सामाजिक संगठन शहर के क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद में प्रदर्शन करते हुए एडीजीपी कार्यालय पर पहुंचे। एडीजीपी से मिलकर परिजनों ने मृतक राजकुमार के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजकुमार ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड डीएसपी अशोक कुमार, एसएचओ जगदीप सिंह और एसआई उषा, एसआई फुल कुमार और साथ ही 3 महिला और 2 अन्य लोगों पर परेशान करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। ये मामला ऐसे था, 23 तारीख को राजकुमार फौजी सुसाइड नोट कर लेता है, सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लेता है। 2018 का मामला है। अशोक कुमार डीएसपी जो मेल गेट चौकी थाना इसके इंचार्ज के रूप में उसकी देखरेख में होता था और वहाँ के मौके के जो एसएचओ थे। कॉलोनी है, 1-4 सेक्टर है, जो सेक्टर के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी, शादी एप्लीकेशन, जिसमें करीब 100 लोगों के सिग्नेचर थे कि वहाँ 3 महिलाएं अवैध रूप से रह रही थी उस कॉलोनी में। जो सेक्टर के लोग उन्होंने आपत्ति जताई, वे गलत तरीके से रह रही है, अवैध तरीके से रह रही है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। आईजी साहब से मिले हैं। आईजी साहब ने ये कहा कि भाई अभी तक इस पे क्या हुआ, पूछा उन्होंने, जबकि आज तक जो जिला प्रशासन का आईपीएस या एचसीएस आईएएस जो भी अधिकारी होते हैं या सरकार से कोई बात करनी होती है तो पहले से क्या मुद्दा है, क्या सवाल है, वो तैयारी आज तक की क्या कार्रवाई इस पर होगी, क्या हम करने जा रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसा आईजी की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। औरों को पूछ रहे थे क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, इसका मतलब इनको मालूम ही नहीं है। सीआईडी क्या कर रही है,
अखबार के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं सरकार क्या कर रही है, तो इस पे सवालिया निशान सख्त खड़ा होता है जिला प्रशासन पे कि क्या आज हालात जिला प्रशासन की है। फिर घटनाएं तो ये होंगी जब जिला प्रशासन ऐसे सोच नहीं होगा। तोशाम में धुंध की चादर से सब कुछ ढक दिया है। तोशाम शहर वासियों का भी कहना है कि ये धुंध के कारण पॉल्यूशन का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन है, शहरवासी रत्न, ईश्वर वालिया, चरण देव और मास्टर रमेश का भी कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये धुआं पराली का है, लोगों को भी चलने में परेशानी हो रही क्योंकि पॉल्यूशन आंखों में और मुंह में जा रहा है जिसकी वजह से जलन हो रही है। धुंध के कारण झील पर भी घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों की आंखों में जलन होती है और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए लोगों की यहाँ संख्या आज बहुत कम है। तो काफी ठंड भी महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ी सी मतलब हवा चल रही है और ठंड का आगाव शुरू हो गया। कितनी विजुअलिटी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है 10 से 15 मीटर। प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा है, धुंध भी ज्यादा हो रही है, 10-5 मीटर की भी दूरी कौन दिख रही है, आंखों में जलन ज्यादा हो रही है। तो आप यहाँ रोज घूमने आते थे, आज उतने लोग आए हुए हैं क्या? आज कम लोग आए हुए हैं, 2-4 लोग आए हुए हैं, बाकी कम आए हैं आज। धुंध तो काफी पड़ रही है और सर्दी भी है, आंखों में जलन है और जो है काफी आदमी घूमने के लिए आते थे, आज 2-4 ही आदमी आए। तो क्या लग रहा है इसके कारण आपको पोल्यूशन का भी इसके अंदर कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? बढ़ रहा है जी, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या परेशानी हो रही है आपको? आंखों में जलन है, दिखाई नहीं देता, धुंध काफी है, आदमी दूर से भी दिखाई नहीं देता, तो काफी परेशानी होने लगी है ज्यादा। खबर भिवानी से है, जहां पर देश को टीबी मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश टीबी मुक्त हो। इसके लिए प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब न्यूट्रिशन किट के साथ 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वह टीबी मरीजों को अस्पताल तक लेकर आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए। इसके लिए मोबाइल वैन भी जो है वो शुरू की गई है और वैन घर घर तक जाकर लोगों की टेस्टिंग भी करेगी और उनका इलाज करेगी। साथ ही सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि ये कार्यक्रम 100 दिन का है। ये जो हमारे टीबी के उन्मूलन के लिए जो प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश में कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन का भारत से मुक्ति दिलाएंगे, कोई भी हमारा पंचायत ग्राम का सहयोग हो, हर आदमी का इसमें सहयोग रहे। तो जो वनरेबल ग्रुप है, खास करके डायबिटीज पेशेंट है, जिसको पहले टीबी की हिस्ट्री है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों को घर तक जांच करने के लिए 100 डेज की कैंपेन चलाई गई। टीबी के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे हम कहते हैं कि टीबी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। फेफड़े की टीबी जो ज्यादातर होती है, जो संक्रमित होती है, दूसरों को संक्रमण करती है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बलगम आना है, बलगम में खून भी आता है, बुखार का रहता है, शाम के टाइम होता है, भूख नहीं लगती है और वजन कम होता है, रात में पसीने आते हैं। तो ये हमारे मुख्य लक्षण है, जिससे कि हम अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो तुरंत अपनी जांच अपने स्वास्थ्य केंद्र में कराएं। हमारे पास यहाँ जांच की सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे 23 बलगम के जांच के केंद्र हैं जो सभी CHC PHCs पे हैं। गोलाचिका की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा कार सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके की नजाकत को देखते हुए भाग निकला है, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल भी भेजा है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये देखिए, इसका नाम हमें मालूम हुआ है सरोड़ सिंह सौफ जोगेंद्र सिंह, निवासी गांव सरोड़ा। ये हादसा कैसे हुआ, कैसे सूचना मिली आपको? ये टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी हमारे को। गुदा रोड पर एक ट्रक चालक ने एक्सीडेंट कर दिया है
तो उस सूचना पर हम यहाँ आए। तो क्या ट्रक को कब्जे में ले लिया गया? अच्छा, ट्रक वाला भाग गया था, उसको ट्रक को तो काबू कर लिया है, और लेकिन ड्राइवर भाग गया था उसमें। खबर गुहला चीका से है, जहां पर लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश नजर आ रहा। दिवाली के लिए आपको बताते चले कि दिवाली के दिन दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था। लोगों का भी कहना था कि दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन 11 दिन बीत जाने के उपरांत भी कार्रवाई नहीं हुई है। पार्टियों की तरफ से जो कंप्लेंट आई है वो हमने उसी डे ऑनलाइन दर्ज है, और दूसरा इन्होंने हमारे से रिटर्न समय लिया था। इनका आपस में परिवार एक ही है और कल तक का समय लिया था इन्होंने। तो आज इन्होंने हमारे पास आना था। दोनों पार्टियों की तरफ से ईगो बनी हुई थी, दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठना नहीं चाहती, तो इसलिए हमने अपने दोनों की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज कर दी है, और पार्शलिटी किसी के साथ भी ना होगी, ना की गई है। देखिए, दिनांक 1 तारीख को दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिनको ऑनलाइन कर दिया गया था। उसके बाद दोनों पक्ष आपस के रिश्तेदार हैं, 10-11 कल तक का समय लेकर गए थे, लेकिन कल भी नहीं पहुंचने पर दोनों पक्षों को सूचित किया गया, लेकिन जो दोनों पक्ष है वो आमने सामने नहीं होना चाहता। 31 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडा तत्वों ने घुसकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे परिवार के साथ मारपीट की और मेरी टांग तोड़ दी। 31 आज इस बात को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी है शक्ति सिंह, वो मेरे ऊपर तब से लेके आज तक प्रेशर बना रहा है कि राजीनामा करो, राजीनामा करो। राजीनामा करवाने की उसने एक भी वो नहीं छोड़ी। सोनू ने जो है सारी डिटेल बताई है, उसके साथ जो घटनाक्रम दिखता है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इसकी अपील के ऊपर जो है थाने के अंदर आए थे, और केवल इसलिए आए थे कि इसके जो है शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसमें जो है आज हमने एहसास भी किया इस बात का कि आज जो है कुछ समय पहले जो है इन्होंने एफआईआर लॉन्च की है। अपने आप जो है ये सारी बात सुन करके एसएचओ साहब की भी और शक्ति सिंह की भी जो आईओ बनाया हुआ है इन्होंने, उससे हमें ये एहसास हुआ है कि ये जो है लीपापोती कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। आपको बताते चले कि गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के 184 मामले सामने आए। इस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर कस ली है, तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। डेंगू के केसेस अगर मैं बात करूं पिछले साल के मुकाबले कम है केसेस। अभी तक 184 केस जो हैं वो डिटेक्ट हुए और मलेरिया का 1 केस डिटेक्ट हुआ है। हमने सस्पेक्टेड केसेस में अगर हम बात करें तो हमने इस बार पिछली बार से भी ज्यादा ऑलमोस्ट टेस्ट किए। हम 16,000 के आसपास हम डेंगू के संभावित केसेस को हम टेस्ट कर चुके हैं। चंद दिनों का ऐसा बदलाव मौसम की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीक जो है डेंगू का वो हमारे हिसाब से आ चुका है। नाउ इट इज टाइम फॉर द डिक्लाइन फेज, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उसका एक मुख्य कारण ये है, यूजुअली जो डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है वो यूजुअली सेकंड एक्सपोजर में ज्यादा होता है। यदि पहले आपको रहा है उसके बाद दोबारा यदि आप इन्फेक्ट होते हैं तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सुबह शाम अब मौसम में भी बदलाव है तो पूरी बाजू के वस्त्र पहने, और खास करके शाम के समय जब आप अपने घरों पर जाली या अन्य जो है दरवाजा लगाकर रखें ताकि मच्छरों का प्रवेश इस समय नहीं हो। और बच्चों को खास करके पूरी बाजू के पैंट या कपड़ा जो है वो पहनाएं। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाकर वहां पर हरे भरे वृक्ष और फूलों के पौधे लगवाए ताकि यहाँ शहर जो है वो सुंदर दिखे। लोगों को शुद्ध एवं संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि ये ग्रीन बेल्ट शहर की खूबसूरत बनाने और लोगों को शुद्ध वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन खुद यहाँ के लोग अपने घरों का कूड़ा करकट फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाले विभाग HSVP की सफाई कर्मचारियों की शहर का कचरा यहाँ लाकर फेंकते हैं और फिर कोई सुध नहीं लेता है।
मेरा नाम वैभव है जी। वैभव जी, आप यहाँ बाईपास पे खड़े हैं। हाँ जी। और पास में ग्रीन बेल्ट है, क्या हालात इसके? बहुत बुरा हालत है। अब देखो कितना प्लास्टिक, कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बगल में स्कूल है, कोई सुधार नहीं है। तो नहीं लगता कि इससे बीमारियां और बढ़ेंगी? बिल्कुल होती है। जो पानी भरा है यहाँ पे, डेंगू का मच्छर बिल्कुल मिलेगा आपको 200%, लेकिन कोई करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्या कहेंगे आप? यहाँ जूस की रेडी लगाते हैं और ग्रीन बेल्ट में इतनी गंदगी, क्या हालात है? हालात खराब है, सफाई होना चाहिए। तो कौन डालता है, कौन लोग डालते हैं यहाँ पर कूड़ा? पब्लिक डाल देती है। यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए कितने दिनों में आते हैं? यहाँ हफ्ता लग जाते हैं, महीने भी हो जाते हैं। महीने भी। किस तरीके की परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, सफाई होना चाहिए। अस्मत, आप यहाँ झोपड़ी में रहते हैं, बाईपास है, और ये इतना गंदगी, इतने पॉल्यूशन, यहाँ क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं? परेशानी अभी तो सब डेंगू वगैरह सब हो रहा है, तो इसमें कीचड़ डाल जाता है। कोई बाइक लेके आता है, कोई रिक्शा लेके आता है, यहीं पे डाल के चला जाता है। बोलता हूँ तो कोई किसी ने मानता ही नहीं है। सर जी, ये कूड़े गिरने वाले सारे सेक्टर से, यहाँ से रेहड़ी वाले सब कूड़ा यहाँ गिर के जाता है, यहाँ से कोई कूड़ा उठाता नहीं है। सारी गंदगी कूड़ा यहीं पड़ा रहता है। अगर हम संबंधित विभाग की बात करें तो कितने दिनों में यहाँ पर कूड़ा उठता है? ये तो जी कोई उठता ही नहीं है। कोई कभी महीने डेढ़ महीने में एक बार उठा लिया तो अलग बात है, नहीं ऐसी गंदगी खिंडी रहती है यहाँ पे हमेशा। आसपास में हमने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में भी काफी लोग रहते हैं यहाँ पर। ये है ये बाबू जी, तो कितनी बीमारियां फैलने का खतरा? ये डेंगू बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा है इससे। राकेश कुमार। अजय जी, आपके यहाँ दुकान भी है और ये ग्रीन बेल्ट है, जो ग्रीन बेल्ट पूरी गंदगी से हटी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, साफ सफाई करते नहीं, ये इधर भी आ जाते हैं, झुग्गी वाले भी आ जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, पूरा यही बैठ जाते हैं सारे। कोई उठाता नहीं है यहाँ से। कितने दिन में यहाँ से कूड़ा उठता है? ये पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बैठता हूँ खोरी पे, खोरी दुकान है मेरी, ये भी दुकान है, मेरे भतीजे की दुकान। तो यहाँ स्कूल भी है आसपास में? हाँ, स्कूल भी, हॉस्पिटल भी है, सारे हैं। नहर के पास में सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद में सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने गोताखोर की टीम को बुलाया और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। जहां पुलिस ने जांच शुरू की, मृतक के बारे में जानकारी जुटाई और मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला है। मृतक पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दी थी और पुलिस का भी कहना है कि मृतक कई दिनों से अपने गांव से लापता था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की जेब से मोटरसाइकिल की एक चाबी, आधार कार्ड मिला, जिसके बाद में पुलिस ने मृतक के परिवार तक सूचना पहुंचाई है। सर, आज हमारे को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान नहरों में कोई यंग लड़के की डेड बॉडी है और वो तैरती हुई आ रही है कुरुक्षेत्र साइड से। तो यहाँ पर इन्हीं लड़कों ने देखी थी, तो उन्होंने यहाँ प्रगट सिंह गोताखोर जी उनको बुलाया है, डेड बॉडी को नहर के किनारे रखा है और इसके जेब से आधार कार्ड मिला। इसका नाम जसपाल सिंह है, स्नो बलबीर सिंह, सादरपुर पटियाला के रहने वाले हैं। ये इनके गांव के सरपंच से मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, वीडियो कॉल करके दिखा दिया है, इसकी शिनाख्त होगी। ये गांव से कई दिन से लापता था और आज इसकी शिनाख्त होगी। इसके परिवार वालों को सूचना दी जा रही है अभी सरपंच के माध्यम से, और उनके आने के बाद ये सर डायल 112 के द्वारा मैसेज मिला था। बामन गाजरा गांव के पास की नहर के अंदर एक शव को देखा गया था, जिसका पहले ये आवाज आई थी कि ये स्कूल का बच्चा हो सकता है। तो जैसे ही मैं बताया कि मैं बनसा गांव में एक फंक्शन में जाने की तैयारी में थे, वहां पर गए हुए थे, तो वहां से मैं फंक्शन छोड़कर यहाँ पर पहुंचा और शव को मैंने किनारी पर लगाया। तो शव को किनारी लगाने के बाद इसकी जेब से एक बाइक की चाबी, 200-250 रुपये और एक आधार कार्ड मिला है। बिहार में स्मॉग की चादर बनी हुई है, जिससे जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा। सुबह के समय
आपको बताते चल रहे हैं कि विजिबिलिटी भी 100 मीटर तक सिमट गई है। स्थानीय लोग अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर सफर करते रहे और साथ ही ट्रेन भी अपने निर्धारित समय पर रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पा रही। साथ ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में इन दिनों स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति धुआं और धुंध के मिलने से बनती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी पश्चिमी हवाएं बदलकर पूर्व की ओर से चलनी शुरू हो गई हैं और इसी के साथ वातावरण में नमी आई और धुआं और धुंध के आपस में मिलने से स्मॉग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्मॉग की स्थिति आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह बने रहने की संभावना है। ये अभी कल और आज जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में, और स्मॉग का मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग, धुआं और धुंध। जो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पास किया था, पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, उसके कारण हवा में बदलाव आया और हवाएं जो उत्तर पश्चिम में चल रही थी वो पूर्वाई हुई और नमी वातावरण में आ गई, जिसके कारण धुआं था ही वातावरण में, दोनों मिक्स होके संगठित हुए और संगठित होके ये स्मॉग का रूप धारण कर लिया। क्षेत्र में SYL दबखेड़ी के पास से गोताखोर प्रकट सिंह ने 21वें मगरमच्छ को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इससे पहले गोताखोर प्रकट सिंह 20 मगरमच्छों को भी पकड़ चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह SYL दबखेड़ी के पास मगरमच्छ होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद गोताखोर प्रकट सिंह और वाइल्ड लाइफ की टीम के सदस्यों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस मगरमच्छ को काबू कर लिया है। इसके बाद में इस मगरमच्छ को भी भोर सैदा स्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में भेजा गया। इसको लेकर गोताखोर प्रकट सिंह ने बताया कि इस मगरमच्छ की जो उम्र है वो लगभग 3 से 4 साल है और वजन करीब 30 किलो है और वे इससे पहले 20 मगरमच्छ जो है वो काबू कर चुके हैं, जिनमें से कई मगरमच्छों का जो वजन है वो 3 क्विंटल से भी ज्यादा है। और एक गडरिया भाई सी जिहदी भेड़ पिछे रात रह गई होनी, वो सवेरे अपनी भेड़ नूं ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ नहर किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा प्रगट एक मच्छी वाली डोर है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी बोटी ਦੇ अंदर हलचल नज़र आ रही, जिवें कोई जीव तड़फ रहा, जिवें मच्छी या मगरमच्छ हो सकता है। तुरंत टीम ਦੇ ਨਾਲ पहुंचे उस्ताद सुरिंदर रिंकू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आया, वाइल्ड लाइफ टीम ਨੂੰ मैसेज किया, इन्हों के भी 2 अधिकारी बलराम और कृष्ण भाई ये भी मौके पर पहुँच गए और काफ़ी फिर 1 घंटा से बोटी ਨੂੰ मेहनत की, बोटी ਨੂੰ नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर रस्सिਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ शुरू किया तो एकदम नज़र पई ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 फुट के आस-पास का मगरमच्छ नज़र आया। सो हुण इहनूं भौर सैदा प्रजनन केंद्र के अंदर छड्डिया जाएगा। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग प्यार साथ ਦੇ नाल आज टीम ने 21वां मगरमच्छ भी रेस्क्यू कर लिया। ये सुबह ना प्रगट भाई का कॉल आया था मेरे पास, सुबह बोला जी इनका मगरमच्छ है यहाँ पे SYL नहर पे, तो प्रगट सिंह ने कॉल की तो हम आए और इसको रेस्क्यू किया सुबह आके। तो रात किसी ने डोर लगाई थी साथ में, तो उसमें डोर में फंस गया था ये, तो सुबह पानी में बड़े हम तो प्रगट सिंह साथ थे और इसको बाइट किया। सर क्या लगता है आपको, कितने साल का लग रहा है और कितना? ये 4-5 साल का बच्चा है जी, अभी ये है 30-40 किलो का बच्चा है। जैसे यहाँ पर और भी पानी है तो आपको लगता है यहाँ पर और भी मगरमच्छ हो सकते हैं? जानवर है जिसको कोई पता नहीं है, क्या पता कितने हैं इसमें। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।